कफ सिरप केस में सोनभद्र पुलिस का एक्शन है। 10,000 का इनामी सत्यम कुमार गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार भोला प्रसाद की निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई है। फर्जी फर्म से करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा, रांची से हुई आरोपी की गिरफ्तारी। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कफ सिरप केस में सोनभद्र पुलिस का एक्शन। यहां पर 10,000 का इनामी सत्यम कुमार गिरफ्तार किया गया है। कफ सिरप केस में सोनभद्र पुलिस ने यहां पर एक्शन लिया है। में जब जानकारी की गई तो इसमें नाम आया सत्यम कुमार का, सत्यम गुप्ता। ये मूल रूप से ये बनारस के रहने वाले हैं। ये और इनके भाई, इन दोनों ने मिल करके यहाँ पे माँ कृपा और सुभिक्षा फार्मा नाम की 2 फर्में खोली थी, जो कि ग्राम बरकरा, थाना रॉबर्टगंज के अंतर्गत इन्होंने बनाई थी। इन दुकानों पे इन्होंने दिखाया था कि लगभग 6 करोड़ रुपए की फेंसिडिल कफ सिरप अलग अलग तारीख में इनकी दुकानों में आई है। और इन्होंने बिल काटे थे 3 अलग अलग एंटरप्राइजेस, जिसमें आयुष एंटरप्राइजेस, सनाया मेडिकल और दिलीप मेडिकल, जो जनपद भदोही में स्थापित है। कानपुर में एक बुजुर्ग दंपति को 70 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया। साइबर ठगों ने कई बार में 53 लाख रुपए की ठगी की और धमकाते रहे कि किसी को भी मामले की जानकारी देने पर दोनों बेटों के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इससे डर कर दोनों बुजुर्ग लगातार 70 दिनों तक साइबर ठगों के जाल में वीडियो कॉल पर रहे और घर से बाहर नहीं निकले। 24 घंटे वीडियो कॉल पर साइबर ठग दंपति की निगरानी करते थे। पीड़ित रमेश रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं और अपनी पत्नी के साथ फ्लैट में रहते हैं। रमेश चंद्र डायलिसिस कराकर लौटे थे, जिसके बाद ठगों ने फोन किया और रिश्वत लेने के आरोप में 70 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके प्रताड़ित करते रहे। इस दौरान ठगों ने उनके 53 लाख रुपए निकलवा लिए। हाँ, वो बताते हैं कि वो को इतना डरा दिया था कि किसी से बात मत करना। जैसे कि नॉर्मली आपने देखा होगा डिजिटल अरेस्ट में होता है, वो एक ऐसा भय क्रिएट कर देते हैं कि यदि आप कुछ ऐसा करेंगे तो दोनों बेटों को हम मार देंगे, उनको और ये कर देंगे, नुकसान करा देंगे। तो वो काफ़ी भयभीत हो गए थे। 73 ईयर्स ओल्ड हैं, उनकी दोनों किडनीज खराब हैं, डायलिसिस उनका चलता था, काफ़ी उनका मेडिकल एक्सपेंसेस भी आता था। उसके बाद भी वो ट्रांसफ़र करते रहे और किसी को उन्होंने बताया नहीं। सर, कितने दिन रखा था? 39 डेज की बात आ रही है सामने। आगरा में दिनदहाड़े हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना हरिपर्वत क्षेत्र के शाह मार्केट में आरोपी ने फायरिंग की थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पालीवाल पार्क क्षेत्र में चेकिंग के दौरान आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि स्कूटी पर चढ़ने के विवाद के बाद मारपीट हुई थी। इसके बाद उसने जान से मारने की नीयत से शाह मार्केट में फायरिंग की। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। मामले में 3 अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। अभियुक्त अभय चौहान पकड़ा गया है, जिसने फायरिंग की थी। पर वजह क्या था? इससे हमें एक जिंदा कारतूस, एक तमंचा और करीब 200-250 रुपए इसके पास से हमें बरामद। कारण क्या बताया कि किस वजह से फायरिंग की थी? इसमें जब ये निकले थे अपने घर से तमंचा लेकर, तो ये सामने वाली जो एक एक्टिवा आई थी, एक्टिवा इनके पैर के ऊपर, पीछे जो बैठा था इसके पैर के ऊपर चढ़ाई गई थी। इसी क्रम में इनका झगड़ा हुआ। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मनी एक्सचेंज केंद्र से 2 लाख की लूट का खुलासा हुआ है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। तमंचे के बल पर बदमाशों ने लूटपाट की थी। नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता यहां पर मिली है। मनी एक्सचेंज से 2 लाख की लूट का खुलासा किया गया है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। ऐसे स्थान जहां पे मनी एक्सचेंज का काम होता था या पैसे का लेन देन ज़्यादा होता था, उन स्थानों को टारगेट करते थे। इसमें देवेश उर्फ कुकी जो है वो एक क्षेत्र में रहता था। वहीं सामने ये मनी एक्सचेंज का काम चल रहा था। वहां पे जब एक दिन वो मिलने आया अपने परिवार से, तो देखा कि वहां पे काफ़ी भीड़ भाड़ है, ट्रांजैक्शन का काम ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए वो उस क्षेत्र में अपने जो साथी थे उनको लगाया रेकी करने के लिए, और 1-2 दिन के अंदर ही उसने हथियार के बल पे वहां पे घटना कारित करी और सभी को लेकर के फरार हो गया। खबर रायपुर से है, जहां पर दबंग व्यक्ति ने शराब के नशे में चामुंडा मंदिर के पुजारी के साथ चप्पल और रात घूसों से मारपीट की। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज वायरल हो रहा है। मामला हापुड़ थाना देहात क्षेत्र के गांव जरोठी रोड का है।
हालांकि मामले में पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपी रिंकू के खिलाफ मंदिर के पुजारी सुधाकर अवस्थी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मंदिर के पुजारी ने आरोपी रिंकू पर मंदिर में पूजा सामग्री में भी तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। खबर हापुड़ से है, जहां पर हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी की तमंचे से सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति का किसी महिला से संबंध था। इसी का पत्नी विरोध करती थी, जिसके चलते बीती रात पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने तुरंत ही मौके का निरीक्षण किया, घटनास्थल का निरीक्षण किया। हमारी फील्ड यूनिट, हमारी फोरेंसिक टीम आई है वहां से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए। पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी जा रही है, जिसके बाद मृत्यु के कारणों का सही पता चल सकेगा। वास्तव में तो गोली लगने से मृत्यु हुई है, इतना तो स्पष्ट है। बरामद कर लिया, हाँ, तमंचा बरामद हुआ है और उसमें 2 अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। जो FIR जो भी तहरीर के आधार पर साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर नोएडा से है। फोन चोरी गिरोह का खुलासा हुआ है। गिरोह के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। 70 मोबाइल, 28 आईपैड, एक टैबलेट बरामद हुआ है। बरामद सामान की कीमत 2 करोड़ रुपए, 500 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। लगातार लोगों के बीच में घुल मिल के रहते थे और कुछ देर में ही लोगों से जो उनके पास मोबाइल हुआ करता था, खासकर एप्पल और हाई एंड मोबाइल जो हैं उनको टारगेट किया करते थे और उसको स्नैच करके या पॉकेट पिकिंग करके निकाल लिया करते थे। ले जा करके ये अपना जो दानिश है मास्टरमाइंड उसके यहाँ रखते थे और वो धीरे धीरे करके इनको लोगों से ऑन डिमांड सप्लाई किया करता था और या फिर उसके पार्ट्स निकाल करके महंगे दामों में बेचा करता था। अभी ये पूरा गैंग गिरफ्तार हुआ है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो 70 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। औरैया में BSc के एक छात्र को लव मैरिज करना महंगा पड़ गया। नाराज ग्रामीणों ने छात्र को पेड़ से बांधकर पिटाई की और गले में जूते और चप्पलों की माला पहनाई। मामला औरैया जिले के अचलदा इलाके के रवापुर गांव का है, जहां शादी करके लौटने पर लड़के की पिटाई की। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मैंने कल्पना से प्रेम विवाह किया और उसे उसके मुआने में ढूंढने गया तो वहाँ पर इन्होंने, दीपू ने और भूरे ने मुझे पकड़ के पेड़ से बांधा और जूतों की माला डाली और पुलिस बुला के पुलिस को पकड़ा दिया। वहाँ पर गए आलोक और राजाराम, इन्होंने मुझे बांस लेके बहुत पिटवाया। उसके बाद पुलिस ले गई, 151 करवा दी और मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ अखिल भारत हिंदू महासभा ने नाराजगी जताई है और कार्यकर्ताओं ने अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंकार विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके अलावा खबर चलाने पर मीडिया पर भी निशाना साधा था, जिसके बाद महिलाओं ने विरोध कर कार्रवाई की मांग की है। संगम की धरती पर 3 जनवरी 2026 से विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले की शुरुआत होने जा रही है। माघ मेले में करीब 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बमरौली सिविल एयरपोर्ट पर एक नया टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है। नए टर्मिनल बिल्डिंग बनने से एयरपोर्ट पर यात्रियों की क्षमता 850 हो गई है, जिससे अब पहले से ज्यादा विमान रनवे पर उतर सकेंगे। इसके साथ ही कुछ और नए शहरों के लिए हवाई सेवाएं भी जल्द शुरू होंगी। 25 में इसका विस्तार हुआ, उसमें भी 200 करोड़ तक की लगभग उस पे लागत लगी थी। लागत लगने के बाद उसका भी हुआ, प्राइवेट प्लेन्स भी आए, विदेश से लोग आ रहे थे, विदेश के राजदूत के अलावा भी वहाँ के राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री सब लोग आए। तो एक प्रकार से ये एयरपोर्ट नहीं होता तो इस प्रकार का जो हमने एक देखा था विश्व भर में जो कुंभ की चर्चा थी या महाकुंभ की चर्चा थी और भारत के सनातन धर्म की जो चर्चा थी वो कतई नहीं होती।
संगम नगरी प्रयागराज में 2019 कुंभ के पहले सिविल एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था और उसके बाद यहाँ पर जो 2025 का महाकुंभ हुआ उसके पहले इसका विस्तार किया गया है। और आप देख सकते हैं महाकुंभ के दौरान ये पूरा टर्मिनल बनकर तैयार नहीं हुआ था, लेकिन अब ये पूरा टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है और करीब 200 करोड़ की लागत से नई टर्मिनल बिल्डिंग जो आप सामने देख रहे हैं ये बनकर तैयार हुई है। पहले ये एरिया इसका 6700 स्क्वायर मीटर था, जिसमें करीब 350 यात्रियों की बैठने की क्षमता थी, लेकिन अब इसके बगल में ही 9500 स्क्वायर मीटर और 500 यात्रियों की क्षमता का ये नया टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है। और ये पूरी तरह से नाम पर बनाया गया है, जो नॉर्म्स है इसके उसका पालन किया गया, यानी अब टोटल एरिया 16200 स्क्वायर मीटर हो गया है और इसकी क्षमता 850 यात्रियों की हो गई है। खबर हापुड़ से है, जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने हड़ताल की और तहसील चौपले पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर के बीचों बीच मानव श्रृंखला बनाकर जाम भी लगाया गया। वकीलों का कहना है कि लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकील नामबंद हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है। चित्रकूट के प्राथमिक स्कूल बच्चों का स्कूल के बाहर से बाल्टियों में पानी भरकर लाने का वीडियो वायरल हो रहा है। स्कूल में पेयजल की व्यवस्था न होने पर बच्चे स्कूल के बाहर से पानी लाते हुए दिखाई दिए। मामला मानिकपुर तहसील के सपहा गांव के प्राथमिक स्कूल का है। वहीं इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सफाई देते हुए कहा कि स्कूल में हैंडपंप नहीं लगा है और सप्लाई के माध्यम से पानी आता है, जिसका पाइप टूटने से समस्या हुई थी। फिलहाल इसे ठीक करा दिया गया है। ये केवल कल की समस्या थी, कल से पहले नहीं थी और आज भी नहीं है। ये कल किसी ने पाइपलाइन से पानी पहुंच रहा है, वहां पे सप्लाई जो है पाइप को किसी ने तोड़ दिया था, तो बच्चों के पीने के लिए पानी की दिक्कत आ गई थी कल। उसमें बच्चे ही नहीं, खुद स्कूल के हेडमास्टर साहब भी गए हैं पानी लेने के लिए बच्चों के साथ। तो आज की डेट में वहां कोई समस्या नहीं। आगरा और चंदौली में पुलिस को कामयाबी मिली है, जहां पर 15 दिसंबर को आगरा में चांदी की चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से 4 किलो चांदी बरामद की है। वहीं चंदौली में पुलिस ने ठगी के गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 1.5 लाख रुपए नगद, 5 धातु के सिक्के और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। तो आरोपियों के पास से 4 किलो चांदी यहां पर मिली है और चंदौली में ठगी के गिरोह का पर्दाफाश यहां पर किया गया है। खबर लखनऊ से है। स्कूलों का समय बदला है। शीतलहर कोहरे के चलते यह बदलाव किया गया है। 1 से 12 तक के स्कूल 9 बजे के बाद खुलेंगे। लखनऊ प्रशासन ने यहां पर यह आदेश जारी किया है। शीतलहर कोहरे के चलते यहां पर यह फैसला लिया गया। 1 से 12 तक के स्कूल 9 बजे के बाद खुलेंगे। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, शीतलहर और कोहरे के चलते यह बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। कन्नौज में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो यातायात जागरूकता प्रोग्राम के दौरान बच्चों को मोहम्मद साहब के संदेश सुनाते सुने गए। ऑडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध जताया और कन्नौज एसपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर आफाक खान को लाइन हाजिर किया गया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। होता था कि अरब में जिस घर में बेटी पैदा होती थी तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, यानी शादी करना लोग तौहीन समझते थे। लेकिन मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने उसका विरोध किया और बेटियों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना शुरू किया। टीएसआई आफाक खां का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको संज्ञान में लेते हुए मेरे द्वारा उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है और उसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक से कराई जा रही है और जांच में जो तथ्य आएंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कोहरे से सड़क हादसों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए हैं। घने कोहरे को लेकर ठीक से प्रबंधन हो, रोड लाइटों को लगातार चेक किया जाए, डार्क स्पॉट को चिन्हित किया जाए। सीएम योगी ने इस बात को कहा है, सड़कों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएं, एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, हर ब्लैक स्पॉट पर टीमें तैनात करें, हाईवे पर एम्बुलेंस 24 घंटे तैनात रहे, ओवर स्पीडिंग के खिलाफ सख्त एक्शन हो। एनएचएआई स्टेट हाईवे के अधिकारियों के साथ मीटिंग करें, एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाएं, हर ब्लैक स्पॉट पर तैनात रहें, एक्सप्रेसवे पर क्रेन और एम्बुलेंस 24 घंटे तैनात रहें, टोल प्लाजा पर लाउड स्पीकर के माध्यम से चेतावनी दी जाए। कोहरे ठंड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। सभी जिलाधिकारियों और नगर निकायों को सख्त आदेश दिए गए हैं, कोई व्यक्ति खुले में सोता हुआ ना मिले। रैन बसेरों का निरीक्षण करें, अधिकारी फील्ड में अलर्ट रहें, जरूरतमंदों को कंबल बांटे जाएं, अलाव हीटर की बेहतर व्यवस्था हो, जनता को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और जरूरतमंद को शीतलहर से बचाना सरकार की प्राथमिकता है। लखनऊ में पीएससी का स्थापना दिवस मनाया गया। 35वीं वाहिनी पीएससी मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। पीएससी के जवानों ने परेड के माध्यम से सीएम योगी को सलामी दी। पीएससी स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने पीएससी के जवानों को बधाई दी। सीएम योगी ने पीएससी परिसर में लगी प्रदर्शनी देखी। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार पीएससी की संख्या, क्षमता, उसका प्रशिक्षण और तकनीक के स्तर पर उन्हें सशक्त बनाने का काम कर रही है। 44 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो आत्मविश्वास है, इस आत्मविश्वास के पीछे के प्रमुख कारणों में है कि प्रदेश में कानून का राज है। कानून का राज, सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही हम सुशासन की गारंटी दे सकते हैं। सुशासन में ही निवेश सुरक्षित हो सकता है और सुरक्षित निवेश ही हमारे युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन सकता है और यही प्रदेश के विकास की और नए उत्तर प्रदेश का राज यहीं से प्रारंभ होता है। गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे लोग जुड़े, हमारा गठबंधन कैसे मजबूत हो, उस दिशा में काम करेंगे। खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम सबका साथ लेंगे और हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने लोग जुड़ जाएं, जितने लोग हम जोड़ ले जाएंगे और परेशानी और क्या बात है अगर उसका निराकरण कर देंगे तो हमारा गठबंधन और मजबूत होगा। कैसे मजबूत हो उस दिशा में काम करेंगे। अखिलेश यादव के सीट बंटवारे पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने निशाना साधा है। इमरान मसूद ने कहा कि हम अपनी पार्टी को गर्त में नहीं पहुंचा देंगे। 80 में 17 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। सवाल सीट का भी रहेगा और जीत का भी। सीट का भी और जीत का भी है, दोनों का है। ऐसा नहीं है, सीट का भी होगा और जीत का भी होगा, लेकिन जब सीट होगी तभी जीत होगी। ये नहीं होगा जो मैंने पहले कहा था 17-80 का फॉर्मूला इस बार नहीं होगा। सीट बंटवारे पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इमरान मसूद किस हैसियत से बात कर रहे हैं। अखिलेश जी का फॉर्मूला सही है, जीत ही धर्म है। बिहार में संभावनाओं पर गठबंधन हुआ, यूपी में भी ऐसे ही होगा। हैसियत से इमरान मसूद बात कर रहे हैं, उनकी बात पर कितना संज्ञान लेना चाहिए, ये सोचने का विषय है। जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है, उनका फार्मूला सही है कि जीत ही धर्म है और जीत के लिए ही चुनाव आवश्यक है वर्तमान समय में। और बिहार में हम लोगों ने इसका नतीजा देख लिया है और संभावनाओं को फलीभूत करने के लिए उसकी सर्वे रिपोर्ट होती है, जीत का आधार होता है और वही आधार होगा जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव सीट के बंटवारे में।
और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, प्रशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पद की जिम्मेदारी यहां पर मिली है प्रशांत कुमार, 3 साल का कार्यकाल उनको दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, प्रशांत कुमार को यहां पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 3 साल का कार्यकाल यहां पर दिया गया है। तो बड़ी खबर, पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है। एसआईआर पर अखिलेश और सुब्रत पाठक में जंग छिड़ गई है। सुब्रत पाठक ने कहा है कि दूरबीन से ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी। एसपी एसआईआर से कन्नौज के कटेंगे 3 लाख वोटरों के नाम। सुब्रत पाठक के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार आया है। एसआईआर में क्या जायज वोट काटे जाएंगे? इलेक्शन कमीशन सुब्रत पाठक के बयान का संज्ञान ले। चलिए आपको सुब्रत पाठक का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो एसआईआर को लेकर कह रहे हैं कि कन्नौज से 3 लाख वोट काटे जाएंगे। अगर इस पर ध्यान दिया तो आप याद रखना, समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढे नहीं मिलेगी। इस एसआईआर अभियान और उनके ताबूत पर अंतिम कील साबित होने वाला है। हम लोगों के हिसाब से तो लगभग 3 लाख वोट कटने जा रहा है। मैंने 3 विधानसभा में 3 लाख वोट। आप सोच रहे हो अखिलेश यादव जीते कितने वोटों से? लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस से बीजेपी ऑफिस की तरफ कूच किया, लेकिन पुलिस ने 5 लेयर बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग की साइड से निकलने की कोशिश करने लगे। वाराणसी के पातालपुरी मठ में संतों ने निगम के खिलाफ बैठक की। संतों ने आक्रोश जताते हुए निगम के खिलाफ नारेबाजी की। निगम के उस नोटिस के खिलाफ संतों में आक्रोश है, इसमें निगम का टैक्स न जमा किए जाने पर मठों को कुर्की का आदेश दिया गया है। जो भी ऐसे दिनहीन या कोई आते हैं उनको हम शरण देते हैं, उनको भोजन कि टैक्स फ्री कर दिया जाए मठों को। क्यों? क्योंकि नगर निगम है, यहाँ रहना है तो टैक्स देना है। ऐसा नगर निगम ने बताया कि हमने गृह कर वापस कर दिया है। अब आप बकायदा जल टैक्स के भी को भी लेकर के मांग कर रहे हैं। क्या मेरी शुरू से जब नोटिस भेजा गया तो मैंने कहा भाई ये बार बार की रवैया रहेगी, बार बार आप नोटिस भेजोगे, इसलिए संत समाज ने मीटिंग करके निर्णय लिया कि आश्रमों को कर मुक्त कर देना चाहिए, चाहे वो जलकर हो, चाहे सीवर कर हो, चाहे हाउस टैक्स हो। हम लोग परमार्थ का काम करते हैं। कोई भी भीख मांग कर साधु अगर यहाँ पर ले आता है, कथा करके ले आता है, मांग करके ले आता है, भिक्षाटन करके ले आता है, तो विद्यार्थियों को पढ़ाता है, साधु सेवा करता है, संत सेवा करता है, आए गए अतिथियों की सेवा करता है। ऐसी स्थिति में हम आपको लाखों लाख आप बिल भेजोगे तो कहाँ से देंगे? तो यह सारी चीजों को लेकर के आज मीटिंग हो रही। हम लोगों की बात नहीं मानेंगे अगर, तो हम फिर आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी सहयोगी रहे अशोक टंडन ने अटल संस्मरण नाम की किताब लिखी है, जिसका लोकार्पण किया गया। अशोक टंडन ने कहा है कि इस किताब से नई पीढ़ी तक अटल जी के विचारों को पहुंचाने का मकसद है। जो सिद्धांत जैसे लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में उनका जो अटूट विश्वास था, तो आज की पीढ़ी को ये बताने के लिए कि उस समय पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और मर्यादाएं क्या थी संसद, उनको इसमें एक बार फिर से याद किया जाए। और वो सब संस्मरण वो हैं जिसमें हम अटल जी के आदर्शों को प्रस्तुत किया है और वो संस्मरण याद किए हैं। तो ऐसे संस्मरण इस पुस्तक में हैं।